राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। पिछले वीडियो हम लोगों ने डीसी मोटर पार्ट 1 पढ़ा था, उसी के आगे हम लोग आज डीसी मोटर में पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोगों का सबसे पहला पॉइंट है बैक EMF। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बैक EMF। बैक EMF को काउंटर EMF भी कहते हैं। तो ये बैक EMF जैसे कि एक जनरेटर में EMF उत्पन्न होता है, सेम उसी तरीके से मोटर में बैक EMF होता है। क्यों इसे बैक EMF क्यों कहते हैं, तो ये किस मान का उत्पन्न होगा, ये किस वैल्यू पर निर्भर करेगा, किन बातों पर निर्भर करेगा, इसके लिए ध्यान से समझेंगे। जैसे हमने कहा कि एक मैग्नेटिक फील्ड है N और S। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और इसके बीच में घूमने वाला चालक है जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। तो अगर हम कहें कि ये जनरेटर है, मोटर नहीं, जबकि हम लोग पहले पढ़ा है कि जनरेटर और मोटर दोनों एक ही मशीन होते हैं। जब चाहें तो उसे जनरेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहें तो मोटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने डीसी जनरेटर नहीं पढ़ा है तो ये आप अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव सर्च करके डीसी जनरेटर पढ़ सकते हैं। नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जनरेटर का लिंक भी दे देंगे, आप वहाँ से भी उसे पढ़ सकते हैं। तो जनरेटर में क्या था कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाए तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं ये कटती हैं, इनका छेदन होता है, तो इस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये फैराडे ने नियम दिया है और ये उत्पन्न होगा ही होगा, हमेशा होगा। और ये कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, AC प्रकृति का होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर ये जनरेटर नहीं मोटर है तो हमें क्या करना पड़ता है। इसको तो मैग्नेटिक फील्ड है ही है, इस घूमने वाले भाग को भी हमें सप्लाई देनी पड़ती है, यानी आर्मेचर को भी DC सप्लाई देते हैं। तो आर्मेचर के जब कार्बन बस में DC सप्लाई जाती है तो घूमती हुई कंडीशन में अंदर पहुंच जाती है AC। जबकि अगर हम जनरेटर में बात करें तो जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न जो हुआ था इस तरह से घूमने से, वो AC था। कम्यूटेटर लगाओ कार्बन बस के माध्यम से जब बाहर ले रहे थे तो हमें DC मिल रहा था। क्लियर है। तो जनरेटर में उत्पन्न हमेशा क्या होता है, AC। बाहर अगर कम्यूटेटर लगाए तो बाहर मिलता क्या था, DC। तो अगर उसी कम्यूटेटर से हम बाहर से DC दे तो अंदर घूमती हुई कंडीशन में क्या चला जाएगा, AC। ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई DC दी गई थी, अंदर AC चली गई। एक मैग्नेटिक फील्ड इसका और एक इसका मैग्नेटिक फील्ड है, जिससे एक में रोटेशन गति आ जाती है और मोटर ये घूमने लगती है। अब बात आती है कि घूम कहाँ रही है मोटर, तो घूम रही है चुंबकीय बल रेखाओं पर। तो फिर वही फैराडे का नियम, यदि कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं में गति करता है तो चुंबकीय बल रेखाएं कटती हैं। जब भी चुंबकीय बल रेखाएं कटेंगी तो वो चालक विद्युत वाहक बल इंड्यूस करेगा या उत्पन्न करेगा। तो सेम विद्युत वाहक बल ये भी उत्पन्न करेगा, बशर्ते यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, लेंज कहते हैं, जो जिस कारण से उत्पन्न होता है सदैव उसी रीजन, उसी कारण का अपोज करता है। तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का मुख्य कारण था इसका घूमना। अब ये हम घुमा नहीं रहे थे, ये अपने आप घूमा था। कैसे घूमा था, सप्लाई देने के कारण। तो जो उत्पन्न हुआ है वो हमेशा सप्लाई से क्या होगा, कम। तो इसको तुमने जो V दिया है, वोल्टेज V, और इसमें जो उत्पन्न हुआ है वो है EB। इसे EB क्यों कहते हैं, E क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि ये बाहर नहीं मिल रहा है, केवल ये अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो यहाँ से मान दिया जाए कि हम कहें कि यहाँ पर कार्बन बस लगे हैं और ये कार्बन बस से यहाँ से सप्लाई जा रही है V। तो इसमें EB जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ, EB। तो EB बाहर आने की कोशिश करेगा, V अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो ज़्यादा कौन सा होगा, जिसके कारण EB उत्पन्न हुआ। EB किसके कारण, अगर V ना देते तो ये घूमता नहीं। अगर हम इसे सप्लाई वोल्टेज ना दें तो ये घूमेगा ही नहीं, और जब ये घूमेगा नहीं तो EB जनरेट नहीं होगा। तो स्वाभाविक बात है EB कब जनरेट हुआ, V देने के कारण। तो इसलिए जो EB की वैल्यू होगी हमेशा V से क्या होगी, कम। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि V इज मोर देन EB। V हमेशा EB से क्या होगा, अधिक होगा। तो अब बात आती है कि हमने कह दिया कि यहाँ पे हमने जो सप्लाई दी है वो 220 वोल्ट DC दी है। सपोज दैट अंदर जो उत्पन्न हुआ है वो 200 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। कितना हो रहा है, 200 वोल्ट। ये 220 जा रहा है, अंदर 200 उत्पन्न हो रहा है। तो फाइनली जो हमें मिला वो कितना मिला, V माइनस EB।
220 माइनस 200 कितना मिला 20 वोल्ट। तो आर्मेचर जो फाइनली चलेगा वो देखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने कह दिया जो V है वो 220 है, EB 200 है। तो अब 220 इधर से जा रहा था, 200 उत्पन्न होकर बाहर आने की कोशिश कर रहा था, तो 220 का 200 क्या करेगा अपोज करेगा। तो ये 220 अंदर जा रहा था, 200 बाहर आ रहा था, तो ये रिजल्टेंट बचेगा 20 वोल्ट। इसी 20 वोल्ट रिजल्टेंट से आर्मेचर क्या है घूमता है। समझ रहे हैं बात को। तो अब ये जो वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज का हमेशा जो उत्पन्न हुआ वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज का क्या करता है अपोज करता है, विरोध करता है। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया जाता है विरोधी विद्युत वाहक बल, बैक ईएमएफ। क्लियर है। तो ये जनरेटर की तरह ही उत्पन्न होता है। तो अब ध्यान से समझेंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोटर में फ्लेमिंग का कौन सा नियम लगता है। तो मोटर में जो फ्लेमिंग का नियम लगता है वो मोटर के लिए बाएं हाथ का नियम है। तो क्या ज्ञात करने के लिए मोटर में घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए। क्लियर है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि मोटर में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो किस नियम पे होता है, वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है, लेकिन यहाँ विद्युत वाहक बल बाहर मिलता नहीं है, ये ध्यान देंगे। वो अंदर ही इसका अपोज करके यहीं खत्म हो जाता है। तो अब वैल्यू बचती है कम। तो फाइनली जो रिजल्टेंट वोल्टेज पे आर्मेचर चलता है। बात समझ में आ गई। और ये विरोध के कारण ही इसे बैक ईएमएफ कहा जाता है। तो इसका फार्मूला सेम था जैसे कि हम लोग ने जनरेटर में ईएमएफ का फार्मूला पढ़ा है। तो जनरेटर में ईएमएफ क्या क्या पढ़ा, E बराबर फाई ZNP/60 है। तब ये बाहर तो जनरेटर में मिलता था लेकिन मोटर में बाहर नहीं मिलेगा, तो इसको क्या कह दिया जाता है B लगा दिया, इसको कह दिया जाए EB। तो EB बराबर फाई ZNP/60 है। जो वैल्यू जनरेटर में विद्युत वाहक उत्पन्न करने पर निर्भर करती थी सारी की सारी वैल्यू बैक ईएमएफ पर भी उसी तरीके से निर्भर करेंगी। तो किन किन बातों पर, फ्लक्स ज़्यादा होगा तो बैक ईएमएफ ज़्यादा होगा। जेड क्या है, आर्मेचर में चालकों की संख्या ज़्यादा होगी तो EB ज़्यादा होगा। N इसकी घूमने की गति ज़्यादा होगी तो EB ज़्यादा होगा। पोलों की संख्या ज़्यादा होगी तो EB ज़्यादा। ये होता है समांतर पथों की संख्या। इसमें जो पोल बने हैं आर्मेचर में, जो ए क्या होता है ये ध्यान देंगे। आर्मेचर में पोल होते हैं 2 पोल 4 पोल 6 पोल 8 पोल, इस तरह से पोल होते हैं। तो ये जो पोल दिखाई है ना, ये पोल 2 पोल है 4 है 6 है 8। 3 पोलों की संख्या अपनी कुछ भी हो सकती है, 4 हो सकती है 6 हो सकती है 8 हो सकती है। इन पोलों के कनेक्शन कैसे किए गए हैं, अगर इसके अंदर जो पोल हैं उनके कनेक्शन किए जाएं पैरेलल में तो वो लैप वाइंडिंग कहलाती है। अगर कनेक्शन किए जाएं सीरीज में तो वेव वाइंडिंग कहलाती है। बात समझ में आ गई। तो ये अगर पैरेलल करते हैं तो लैप वाइंडिंग हो जाती है। तो लैप वाइंडिंग में जो ए होते हैं समांतर रखते होते हैं, तो लैप वाइंडिंग को क्या बोलते हैं पैरेलल वाइंडिंग। पक्का, लैप वाइंडिंग को क्या बोलते हैं पैरेलल, यहीं पे लिख देते हैं पैरेलल। ठीक है, लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग। और वेव वाइंडिंग को क्या बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। तो वेव वाइंडिंग में ए बराबर, अब ध्यान देंगे जैसे हमने कह दिया 4 बल्ब लगे हैं, सिंपल समझ ले, बल्ब का एग्जांपल बड़ा आसान है। 4 बल्ब लगे हैं, अगर बल्बों को पैरेलल में जोड़ा जाए तो सभी बल्बों को अलग अलग सप्लाई देने की जरूरत पड़ेगी। तो अलग अलग बल्ब के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। तो जितने बल्ब उतने रास्ते। बात समझ में आ रही है। जितने बल्ब उतने ही रास्ते रहेंगे। तो वहां पर लैप वाइंडिंग, पैरेलल वाइंडिंग को क्या बोलते हैं लैप वाइंडिंग। जब पोलों की संख्या, जो पोल हैं उनके कनेक्शन पैरेलल में कर दिए जाए। जिस तरह से 4 पोल हैं 4 बल्ब मान लिया, 6 पोल हैं 6 बल्ब मान लिया, 8 पोल हैं 8 बल्ब मान लिया, 10 पोल है 10 बल्ब मान लिया। तो अगर उन बल्बों को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो जितने बल्ब उतने रास्ते सप्लाई के उतने रास्ते। तो यहाँ पर जो ए होता है वो समांतर पथों की संख्या होती है, पैरेलल कनेक्शन की संख्या, कितने रास्ते से सप्लाई जाएगी आएगी। ये जनरेटर में भी यही, मोटर में भी यही। तो ए समझ में आया। अगर लैप वाइंडिंग है यानी पैरेलल वाइंडिंग है तो जितने पोल उतने रास्ते। क्लियर। दूसरी बात, अगर वो वेव वाइंडिंग है तो वेव वाइंडिंग मतलब सीरीज। अब 4 बल्बों को सीरीज में जोड़ दो तो सीरीज में जोड़ने वाले कितने सिरे मिलेंगे 2।
2 बल्बों को सीरीज में जोड़ोगे तब भी 2 सिरे, 6 बल्बों को सीरीज में जोड़ोगे तब भी 2 सिरे, 8 बल्बों को सीरीज में जोड़ोगे तब भी 2 सिरे, 10 को सीरीज में जोड़ोगे तब भी 2 सिरे। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को। तो वेव बाइंडिंग क्या होती है, सीरीज बाइंडिंग होती है। तो पोल चाहे जितने हों, 2 हों, 4 हों, 6 हों, 8 हों, 10 हों, सब में रास्ते कितने रहते हैं, केवल 2। तो जब वेव बाइंडिंग की बात करते हैं तो ए का मान हमेशा 2 रहता है, और लैप बाइंडिंग के लिए ए का मान क्या रहता है, पोल की संख्या के बराबर। अगर पोल 4 है तो रास्ते 4, पोल 6 है तो रास्ते 6, पोल 8 है तो रास्ते 8, पोल 10 है तो रास्ते 10। क्लियर। अब ये भी किसके लिए होते हैं, सिंपलेक्स वाइंडिंग के लिए। आगे हम लोग और पढ़ेंगे ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स, उनमें थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ प्लेक्स की संख्या का गुणा और हो जाएगा। लेकिन जब को क्लियर नहीं होता है तो को टोटली सिंपलेक्स होती है। सिंपलेक्स में लैप वाइंडिंग में ए का मान पी के बराबर होता है, यानी पोल की संख्या के बराबर होता है। वेव वाइंडिंग में ए का मान हमेशा 2 रहता है, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन होते हैं और ये पैरेलल कनेक्शन। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताना, फिर हम उसे और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान हमें पता चल गया, ए क्या है, पी है पोलों की संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे हमने इसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। ईबी को विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। ईबी को क्या कहते हैं, विरोधी विद्युत वाहक बल, बैक ईएमएफ। फ्लक्स को प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स, फाई को बोलते हैं प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स। एक पोल का फ्लक्स, क्लियर है, पूरे जनरेटर या पूरे मोटर का नहीं, एक पोल का प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स। जेड होते हैं आर्मेचर में चालकों की संख्या। इसके अंदर कितने कंडक्टर या चालक इस्तेमाल किए गए हैं, जेड है आर्मेचर में चालकों की कुल संख्या या चालकों की संख्या। एन है आर्मेचर की घूर्णन गति, इसे किस गति से रोटेट हो रहा है ये। अब मोटर है तो जब सप्लाई देंगे तो आर्मेचर घूर्णन करने लगता है, तो ये आर्मेचर की घूर्णन गति है, किस गति से रोटेट हो रहा है। पी है पोलों की संख्या, कितने पोल हैं। ए है समांतर पथों की संख्या। ए क्या है, समांतर पथों की संख्या डिसाइड होती है लैब और वेव से, कितने होंगे। तो लैब में पोलों की संख्या के बराबर होते हैं और वेव में 2 रहते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा बैक ईएमएफ, इसी को बोलते हैं काउंटर ईएमएफ। क्लियर है, बैक ईएमएफ और काउंटर ईएमएफ नोट करने से। अब देखेंगे इसमें एक बात आती है कि जो हमारा V रहता है वो हमेशा अधिक रहता है, तो वो EB प्लस IA इंटू RA। अगर कह दिया जाए कि ये 220 था तो ये कितना था, सपोज मान लिया 200 था, तो ये आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। ये कितना हो जाएगा 20, तो 20 और 200 220 हो जाएंगे। इस तरह से ये डिस्क्राइब किया जाता है V बराबर EB। ये हमेशा अगर हम कहें तो V इज मोर देन EB से V हमेशा अधिक रहता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन पूछ लेता है कि एक मोटर के लिए बैक ईएमएफ का मान मैक्सिमम क्षमता के लिए क्या होना चाहिए। मैक्सिमम क्षमता में ज़्यादा लोड लेने की क्षमता होगी और गति उस समय क्या होगी, कम। तो उस समय कहता है EB का मान V से कितना होना चाहिए। तो इसको लिखते हैं, ये मैक्सिमम क्षमता के लिए शर्त होती है V बराबर 2EB या EB बराबर V/2। अगर कह दिया जाए कि V 220 है तो EB कितना होना चाहिए, V अगर 220 है तो EB कितना होना चाहिए 110। यानी ये कह दिया जाए 220/2 तो कितना हो जाएगा EB 110 वोल्ट। यानी EB का मान इससे आधा होना चाहिए। जैसे ये लिखा है 220 बराबर 2 इंटू 110। तो ये बैक ईएमएफ का मान जितना कम होगा, बैक ईएमएफ का मान जितना कम होगा, लोड लेने की क्षमता उतनी अधिक होती है। तो ये अगर आधे में आ जाए, ये शर्त है, ऐसा नॉर्मली प्रैक्टिकली नहीं होता है। लेकिन अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम क्षमता के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो V बराबर 2EB या EB बराबर V/2, EB बराबर V/2, इस बात को नोट कर लें। और दूसरी बात, इस फार्मूले को कभी कभी ऐसे लिखा मिलेगा, वो भी ध्यान दें। EB बराबर, अगर यहाँ से EB का मान ज्ञात करना है तो EB बराबर हो जाएगा V माइनस IA इंटू RA, ये भी मिलेगा। यहीं से आर्मेचर करंट का फार्मूला निकल के आ जाता है, IA बराबर V माइनस EB अपान RA। इसी से आर्मेचर करंट का ये फार्मूला निकल गया। आर्मेचर में करंट ज्ञात करने के लिए V माइनस EB अपान RA प्रयोग किया जाता है।
तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। हमारा नंबर इसमें रहता है, आप उसमें से किसी भी डाउट के लिए कोई भी, हम उसे जानते हैं नहीं जानते हैं, वो हमें जानता है नहीं जानता है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो आप नोट कर लें, हमारा नंबर है 9453402524। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी समय आप फ़ोन करके हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप में भेज सकते हैं और हमसे आंसर पूछ सकते हैं। तो और इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।